चलो सो निकालो पेज नंबर 117। ठीक है, कल हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड किया था, और अभी हाँ इवन हम लोगों ने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ लिया था, राइट। अभी है ना हाइपोथेटिकल जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इसके अंदर आज हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो देख लेंगे कि भाई आपके बुक में किस तरीके से दिया हुआ है बीओपी, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, और फिर हमारा एक लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। बहुत इजी, एक्सचेंज रेट तो हम लोगों को पता ही क्या होता है। चलो सो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको अगेन दो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो मैं दोनों अकाउंट्स यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, हाँ सही बात है ना मीर, आप लोगों को पता ही है एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो यहाँ पे बना रही हूँ करंट अकाउंट, यहाँ पे बना रही हूँ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा मेरे को बताते जाओ। हाँ आज है ना आप लोग मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ो, हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा ही चलो बताओ, ये है हमारा करंट अकाउंट। बच्चों ये साइड क्या लिखते हैं, बताओ जरा हमें, ये साइड क्या लिखते हैं, क्रेडिट, और ये साइड लिखते हैं डेबिट। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंदर क्या लिखूं, अंदर क्या लिखूं बताओ, रिसिप्ट्स। अच्छा रिसिप्ट्स, और यहाँ क्या लिखूं, पेमेंट्स। सेम एज इट इज वहां पे भी बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ये लिखेंगे क्रेडिट, इधर लिखेंगे डेबिट, इधर रिसिप्ट्स, इधर पेमेंट्स। ठीक है, हो गया भाई इतना। सब लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें ना अकाउंट्स के लेक्चर में आ रहे हैं, 2 बार तो देखेंगे मेरे को, अनमोल मैम है ना अकाउंट्स क्या पढ़ा रहे हैं वो अचानक से। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा दिया हुआ है, क्या करें। चलो क्या लिखा है यहाँ पे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स लिखे हैं, अमाउंट जो दिए वो करोड़ में दी हुई है। ठीक है, सो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है आपके 200, तो मैं इधर लिखूं एक्सपोर्ट्स 200। ठीक है, और मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स है 300। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बीओटी क्या आया, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या आएगा, मर्चेंडाइज मतलब ट्रेड, एक्सपोर्ट्स गुड्स से रिलेटेड, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मतलब हम लोग गुड्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग करना गुड्स की, उसको हम लोग मर्चेंडाइज बोलो या ट्रेडिंग बोलो एक ही बात है। बताओ बीओटी का बैलेंस क्या आएगा हमारा, डेफिसिट आएगा। कितना डेफिसिट आएगा भाई, बीओटी का बैलेंस 100। ओके, तो यहाँ पर मैं इधर ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आएगा, डेफिसिट है, डेफिसिट है तो हम क्या करेंगे -100। हाल फिलहाल ये चीज क्यों लिख रही हूँ, खाली आपको पता चल सके भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। तो ये कैसे आया 300, और यहाँ पे देखो पेमेंट्स 300 है और इनकम हमारी 200 है, मतलब जेब से जा रहा है अपना, नेगेटिव हमारे पास बैलेंस है। ओके चलो,
अब ये तो हमारी पहली आइटम हो गई, फर्स्ट वाली। सेकेंड हम लोगों को यहाँ पे बताइए सर्विस एक्सपोर्टेड। सर्विस एक्सपोर्टेड बताइए 100। सेकेंड वाली चीज सर्विसेज एक्सपोर्टेड 100। यहाँ पे सर्विसेज इंपोर्टेड 200। सर्विसेज इंपोर्टेड 200। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम अर्नड, इन्वेस्टमेंट वगैरह की थी तो उसमें से कुछ इनकम अर्न हुई तो इधर लिखिए 100। इन्वेस्टमेंट इनकम अर्नड 100 और इन्वेस्टमेंट मनी पेड, तो इन्वेस्टमेंट मनी पेड यहाँ पे बताया है 200। इन्वेस्टमेंट मनी पेड 200। फिर एक यूनिलैटरल रिसिप्ट्स और यूनिलैटरल पेमेंट्स भी बताइए, मतलब ये अलग तरह की कुछ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स है, एक्स्ट्रा कुछ भी। तो यूनिलैटरल रिसिप्ट्स कितनी बताइए 200 और यूनिलैटरल पेमेंट्स कितने हैं 100। ठीक है, चलो ओवरऑल बैलेंस बताओ यहाँ पे। ए और बी मतलब फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके यहाँ पे तो देखो 200 400 500 500 और 300 800 800 और यहाँ पे 200 300 400 500 600 600। ये हमारा करंट अकाउंट में हम लोगों ने इस साइड लिख दिया, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है? करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट है कि सरप्लस है? डेफिसिट है कि सरप्लस है? डेफिसिट। कितना डेफिसिट मतलब माइनस में लिखूंगी कितना, दैट इज 200। ठीक है, हाल फिलहाल इसको इधर तक ही छोड़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये पूरा बैलेंस है, हाँ ये 1+2 करके ये पूरा बैलेंस है, ये 1 वाला पार्ट ये सेकेंड वाला पार्ट सारा 1+2 करके हम लोगों ने ओवरऑल बैलेंस यहाँ पे निकाला है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो है ना 600 और 800 ये टोटल है, हाँ करंट अकाउंट का रिसिप्ट वाला साइड और पेमेंट वाला साइड। अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट देखें। कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बाहर से पैसा उठाया है भाई, कितना 200 करोड़ और सामने ही लॉन्ग टर्म लैंडिंग भी दी हुई है, लॉन्ग टर्म लैंडिंग 80। फिर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है 100 और शॉर्ट टर्म लैंडिंग दिया हुआ है 60। ओके, फिर सेल ऑफ गोल्ड, सेल कर रहे हो भाई, मैंने बताया था सेल हम कहाँ लिखेंगे, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, जो पैसा आएगा वो रिसिप्ट साइड भाई, कितना है 100 करोड़ और परचेज ऑफ गोल्ड दिखाया है 50। टोटल बताओ कैपिटल अकाउंट का सब टोटल 80 60 140 140 और 50 190 300 400। इधर कैपिटल अकाउंट मेरे को बताओ क्या आया, कैपिटल अकाउंट
400 और ये 190 है, तो ये सरप्लस है कि डेफिसिट है? कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है। ओके, सरप्लस है। ओके चलो इधर लिखती हूँ सरप्लस। कितना है सरप्लस? कितना है सरप्लस? 400 माइनस 190, 210। ठीक है, तो ये प्लस में है। हाँ, सरप्लस मतलब प्लस, डेफिसिट मतलब माइनस। ओके, अभी बीओपी, बीओपी कैसे मिलता है हम लोगों को? कैपिटल करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट में देखो डेफिसिट आ रहा है -200, ये जीरो होना चाहिए यार। यहाँ पे कुछ अच्छा एक चीज दी हुई है यहाँ पे, एरर्स एंड एमिशंस, ये वाले साइड में एरर्स एंड एमिशन। मैं वही सोच रही थी, दोनों वैसे बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज बताई है एरर्स एंड एमिशन करके, कि भाई कोई एरर्स या एमिशन वगैरह कुछ हो, ओमिशन वगैरह कुछ हो गया हो, तो वो 10 बताया है, तो जिसका आंसर यहाँ पे आता है 200 वैसे, तो यहाँ पे प्लस 200 होगा कैपिटल अकाउंट का। देखो आपको नहीं यहाँ पे बताया है टेक्स्ट बुक के अंदर एरर्स एंड ओमिशन के, भाई कुछ छूट गया हो, कुछ हो गया हो, तो वो 10 करोड़ है, ऐसा वो अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के पेमेंट्स वाले साइड 200 वाला आंसर आ रहा है, 200 आ रहा है। ठीक है, फिर आप देखोगे कैपिटल अकाउंट तो 400 और ये 200 मतलब प्लस पॉजिटिव वाला है, तो करंट अकाउंट नेगेटिव में है हमारा, ये देखो -200 है और ये है +200। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया मतलब ये क्या हो गया? बैलेंस्ड बीओपी। इसको क्या बोलेंगे अपने? बैलेंस्ड बीओपी, क्योंकि दोनों साइड हमारा क्या हो जा रहा है, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, जितना आया उतना ही चला गया भाई, कोई बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। कोई देखो हमारे पास कोई फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, जीरो है फॉरेन रिजर्व्स, ऐसा समझो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आता, पॉजिटिव कुछ भी आंसर होता तो मतलब हमारे जेब में फॉरेन रिजर्व्स पड़े हैं। ठीक है, मेरे जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, तो हम लोग ऐसा समझ रहे हैं, हाँ भाई मेरे जेब में ना कुछ पैसे पड़े हैं, तो मेरे पास फॉरेन रिजर्व्स मतलब सरप्लस है। अगर मेरे जेब में कुछ नहीं पड़ा है, मेरा जेब खाली है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास जितना आया उतना ही चला गया, तो वो हो गया बैलेंस बीओपी। ठीक है, और अगर मेरे को मेरे जेब में से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब ये तो मेरे को इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, ठीक है, तो इंडियन रुपीस देना है तो वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट बीओपी। हमेशा जिंदगी में कभी नहीं होता है ऐसा, प्राची, हमेशा बीओपी जीरो आ ही नहीं सकता। एक्चुअली बीओपी को बैलेंस करना पड़ता है, समझ रहे हो, इसमें ना इसको बैलेंस करना पड़ता है, वो एक ट्रिक होती है। एक और एक अकाउंट छोटा सा क्रिएट करते हैं कि भाई फॉरेन रिजर्व्स कितने पड़े हैं या फिर कितने डेफिसिट में है या क्या, उसको ओवरऑल निकाल कर ऐसा लेकर आते हैं कि भाई बीओपी बैलेंस। वो अभी आप लोगों को नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में, वो थोड़ा बहुत आप आगे चल के पढ़ोगे या फिर सीबीएसई में बताया हुआ है इस चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज, ऊपर वाले को कोई चेंज नहीं कर रही हूँ मैं, नीचे वाली अमाउंट्स में कोई चेंजेस ना करूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, करंट अकाउंट आता +400 और कैपिटल अकाउंट आता माइनस, फॉर एग्जाम्पल -300। ठीक है, ऐसा, तो हमारे पास आंसर क्या आता, +100। ठीक है, तो ये बीओपी क्या बैलेंस आया हमारे पास +100। तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अगर हमको जीरो लेकर आना है यहाँ पे, तो जीरो लेकर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन रिजर्व्स माइनस करेंगे 100, तो अपने पास जीरो, मतलब एक खाली एंट्री करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है इसको जीरो दिखाने के लिए। वो सीबीएसई में करके दिखाया है, आप लोगों में नहीं है कुछ भी ऐसा। ऐसे जस्ट फॉरेन रिजर्व्स अगर नेगेटिव है मतलब मेरे जेब में पैसा पड़ा है, हाँ मेरे जेब में पैसा पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जेब में पैसा पड़ा है। अगर यहाँ पे
फॉरेन रिजर्व्स पॉजिटिव लिखूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर पॉजिटिव लिखूं मतलब बीओपी माइनस में होगा, ठीक है। तो फॉरेन रिजर्व्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, मेरे को चाहिए और ज्यादा। और अगर माइनस में होता है फॉरेन रिजर्व्स, वो एक छोटा सा लास्ट में एक एंट्री होता है जस्ट प्लस माइनस का, और कुछ नहीं। देखो लिखा हुआ है ना, इन रियलिटी देयर कैन बी डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी बैलेंस नहीं हो सकता है, रिसीव्स और पेमेंट्स कभी नहीं हो सकता, बिकॉज अवर इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो है, तो हमारे ज्यादा इंपोर्ट्स होते हैं, हम लोग बाहर से ज्यादा लोन्स लेते हैं, और डॉलर का जो प्राइस वगैरह होता है वो भी उसका वैल्यू ज्यादा है भाई। हम लोगों ने फैक्टर्स नहीं पढ़े, तो ये फैक्टर्स तो हमारे इंडिया में तो पहले देखने को मिलते हैं हम लोगों को, ये एक्सचेंज रेट, फिर प्राइसेस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, वैरायटी, फिर इनएविटेबल इंपोर्ट्स, ये सारी चीजें। यस सिमरन बोलो, क्या डाउट है? मैंने खुद ने लिखा ये 300, तो ये खुद में मैंने खुद ने किया ऐसा। बाकी आपका जो आंसर आएगा वो तो ये वाला आंसर है भाई। करंट अकाउंट -200 है, ये प्लस की नॉर्मल जो साइन है, और कैपिटल अकाउंट +200 है। आपका एक्चुअली बुक के अकॉर्डिंग तो ये है भाई, वो तो मैंने खुद अपना डाला था ऐसे अपनी मर्जी से। एग्जाम्पल बता रही थी कि अगर ऐसा होता तो डेफिसिट होता या फिर सरप्लस बीओपी होता ऐसा। यहाँ पे बैलेंस हो जा रहा है ना, 300 कहीं से आया नहीं, 300 मैंने खुद ऐसे ही लिख दिया था डेफिसिट और सरप्लस बताने के लिए जस्ट, ठीक है। बीओपी भाई आपका जो ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था आपके जो बुक में दिया हुआ है गिच करके पूरा, पता नहीं क्या दिया है एग्जाम्पल, इसे सिस्टमैटिक से करे ना, सम पूरा का पूरा पूरा मेस करके दे दिया है बुक के अंदर। बुक के अंदर से समझ में आएगा बताओ? इसमें कोई डाउट किसी को भी? बताओ भला, कोई डाउट हो तो। यस फास्ट बोलो, और अगर डाउट नहीं तो रेज हैंड कर दो जल्दी फटाफट से। चौदह लोगों ने किया है रेज हैंड, बाकी लोग ठीक है चलो, ठीक है ओके डन। नेक्स्ट आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ। सो कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, यार ये बाद में ऐड होते हैं। करंट रेट बताओ कितना चल रहा है? 1 US डॉलर इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज? करंट अभी ताजा ताजा देखकर बताओ। 73.39। ओके ओ कहाँ आर्यन कहाँ पहुंचा रहे हो? 77 78 73.39, ठीक है। मतलब व्हाट इज एक्सचेंज रेट? ये एक कंट्री की करेंसी के सामने दूसरी कंट्री की करेंसी की कीमत कितनी है। हम लोगों को एक्सचेंज रेट से क्या पता चल रहा है कि कुछ भी एक्सचेंज होगा, कहीं पे भी ट्रेडिंग करेंगे तो ये रेट से करेंगे ट्रेडिंग, समझ सकते हो ना। एक कंट्री की करेंसी जैसे 1 US डॉलर इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ इंडियन रुपीज, और ये एक्सचेंज रेट पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी सबसे पहले, लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये रेट कैसे डिसाइड होने लगा? अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग एंड द सेलिंग ऑफ डॉलर्स,
राइट। तो जितना डिमांड और सप्लाई होगा उसके बेसिस पे ये रेट का डिटर्मिनेशन होने लगा। अभी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अभी भी ये जो रेट डिटरमाइनिंग है इसका मतलब क्या है, एक यूएस डॉलर अगर आपको चाहिए तो उसकी कीमत है 73 रुपीज। एक डॉलर आपको कितने का मिलेगा, 73 रुपीज। ठीक है। इंडियन करेंसी की वैल्यू यहाँ पे डाउन है। एक डॉलर के सामने इंडिया की करेंसी की वैल्यू 73 है। तो ये इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन है। क्यों डाउन है? बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और इंडिया क्या कर रही है, यूएस डॉलर को ज्यादा डिमांड कर रही है। आप किसी भी चीज को ज्यादा डिमांड करते हैं ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यूएस डॉलर की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है इंडियन करेंसी में। ऐसा क्यों? बिकॉज इन इंडिया डिमांड फॉर डॉलर्स आर, तो इस वजह से ज्यादा है ना, हम लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। वाई? हम लोग क्यों ज्यादा डिमांड करते हैं? बिकॉज हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग है। हमारी कंट्री में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इस वजह से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए मेजर्स लेने के लिए, पॉवर्टी गरीबी हटाने के लिए टेक्नोलॉजी ले आते हैं और बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए कुछ न कुछ किया जाता है, बाहर से कुछ मंगवाया जाता है। फिर टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स, ये वो सब चीजें हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ऐसी सब चीजें भी बाहर से मंगवाई जाती है। तो ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हमारा देश डेवलप हो सके। अब जितना ज्यादा मैं डिमांड करूंगी उतना ज्यादा डॉलर अपना प्राइस क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। क्योंकि एक डॉलर परचेज करने का जो रेट है वो है 73 रुपीज इंडिया में। मुझे पाउंड बताओ, 1 पाउंड इक्वल्स टू हाउ मच? और 1 यूरो भी, 1 पाउंड इक्वल्स टू, बोलो, 99.11, 99.1। और 1 यूरो 87, 89.78, 89.78। ओके। 1 ग्राम दुबई में यूज होता है, 1 ग्राम। 1 ग्राम इक्वल्स टू, ये का ड्रॉप हुआ है पाउंड का वैल्यू देखो मीर। 1 पाउंड 99, मैं थी 97 चल रहा था 2-3 साल पहले। ड्रॉप कहां से हुआ? ओ भाई 1 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज? सिमरन गलत है, 0.15 नहीं होगा। 1 ग्राम इक्वल्स टू 19.98। हाँ, ये ना ग्राम का वैल्यू 19, 18, 20 इसके आसपास ही चलता रहता है। ओके। सबसे ज्यादा करेंसी का रेट कौन से ऐसी कंट्री है जिसका सबसे हाईएस्ट लेवल पर है? ऐसी कोई कंट्री? वन कुवैती। 1 कुवैती इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज? सर्च करो 1 कुवैती equals to how much rupees? 200। यस, बीच में 242 था, अभी एग्जैक्ट बताओ ये 242 अभी क्या मंदी आ गई। कितना है ध्रुव? अभी कम हुआ ना, मंदी आ गई ना। 240.29। ओके, 240.29। देखो इंडिया की करेंसी की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ इंडियन currency is low compared to
these countries currencies. देखो क्या लिखा है, एक्सचेंज रेट सबसे इजी, 1 मार्क में एक्सचेंज रेट या फिर 2 मार्क में कंसेप्ट वंसेप्ट पूछ सकते हैं. When an Indian tourist visit a foreign country, he or she may not able to purchase goods there in Indian rupees. So they need currency of that country. Likewise, when an Indian importer, अभी इंडिया में कुछ इंपोर्ट करना हो तो सीधी सी बात है, मेरे को सामने वाली करेंसी में ही, सामने वाली कंट्री की करेंसी में ही मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी. क्या बोल रही हूँ मीर, एक सेकेंड. बाली की करेंसी से भी कम है, हाँ, फिर उस वो उधर भी फिर भी ज्यादा है. हम लोग आगे जो है ना वो पाकिस्तान रुपी से ज्यादा, हमारा इंडिया का पाकिस्तानी रुपी से हम लोग आगे हैं. देखो क्या लिखा है, तो इंपोर्टर को अगर इंपोर्ट करना हो गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, he or she will have to make payment in that particular country's currency or in an intermediate internationally acceptable currency, that is a US dollar. तो या तो सामने वाली कंट्री की करेंसी में अपने को पेमेंट करनी होती है, या तो फिर जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है दैट इज डॉलर, उनमें हम लोग. आज दुबई आप जाओगे घूमने फिरने तो वहां से कुछ भी खरीद ले आओगे, या फिर इंपोर्टर को कुछ भी करना होगा, खरीदना होगा, तो क्या करोगे, या तो आप दिनाम में वो पेमेंट करोगे, इंडियन करेंसी को आप कन्वर्ट करवा कर जाओगे यहाँ से. एयरपोर्ट्स पे भी होता है और जनरली या तो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज बैंक से भी आप कन्वर्ट करवा के जा सकते हो, या तो फिर आप डॉलर्स में वहां पे एक्सेप्टेबल हो सकेगा आपको खरीदना. So these are the examples of the India's demand for the foreign currency. तो भाई इंडिया डिमांड कर ही रही है ना, सीधी सी बात है. बाली की कम है, 1 रुपी इक्वल्स टू 192. हाँ बाली, एक मिनट रुको मैं देखूं. 1 INR इक्वल्स टू, हाँ इंडोनेशिया रुपए, हाँ बहुत ज्यादा ही, मतलब बहुत सस्ता है वैसे बाली में तो. 192.95 सही बात है. इंडोनेशिया रुपी हमारे सामने कितनी कम है, कितनी ज्यादा कम है. घूमना फिरना हो बाली चले जाओ भाई. सस्ते में पत्ते होगे. So similarly, foreigners may demand Indian currency. So foreigners भी जैसे डिमांड करते हैं इंडियन करेंसी, ऐसा बड़ा रेयर सुनने को मिलता है हमको. So therefore, such tourists or traders approach banks or officially registered currency traders to convert their domestic currency into a foreign or internationally acceptable currency. या तो बैंक जाना पड़ता है, या तो फिर फॉरेक्स मैंने आपको बताया, या तो एयरपोर्ट्स वगैरह पे या ट्रेडर्स वगैरह होते हैं काफी, तो जिससे आप कन्वर्ट करवा सकते हो. So such conversion of currency is done at the specific rate. कुछ particular rate पे होता है ना conversion. तो ये rate को हम लोग क्या बोलते हैं, exchange rate. At the specific rate and a specific time, which is known as exchange rate. So what is exchange rate? Exchange rate is the price of a foreign country currency in terms of domestic currency. So what is exchange rate? एक्सचेंज रेट क्या है, कीमत है ना, प्राइस है. किसकी प्राइस है, फॉरेन यूएस डॉलर की प्राइस बता रहा है कि अगर हम लोगों को $1 खरीदना हो तो उसकी हम लोगों को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, 73.39 रुपीज. समझे. तो व्हाट इज एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट इज अ प्राइस of the foreign currency in terms of a domestic currency. In other words, it is a unit of home currency required to buy 1 unit of the foreign currency. एक यूनिट अगर फॉरेन करेंसी का खरीदना होगा तो आपको कितना डोमेस्टिक करेंसी पर्टिकुलर वो खरीदने के लिए पे करना पड़ेगा. So the rate at which the currency of one country can be converted into the currency of another country, and that rate can be called as the exchange rate. बहुत easy language में दिया हुआ है यहाँ पे. What is exchange rate? Exchange rate is the price of a foreign currency in terms of a domestic currency.
कुछ नहीं दिया है, एकदम इजी इजी दिया है बिल्कुल। और यहाँ पे तो $1 इक्वल्स टू 60 बताया है। For a particular country, exchange rate is a price of 1 unit of foreign currency in units of home. कितनी बार एक ही चीज को रिपीट किया, देखो आपको है ना कोई भी अच्छी एक डेफिनेशन लर्न करनी है। So in other words, it is the units of home currency required to buy 1 unit of the foreign currency. तो ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया वही नीचे वाले पैराग्राफ में भी वही डिट्टो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। For example, exchange rate of $1 equals to 60 rupees implies that in order to buy $1, a price of ₹60 must be paid. जैसे अगर मैं कुछ भी, जैसे मैं ये मार्कर खरीदने गई, ये मार्कर से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे ही अगर मैं ऐसा समझ लो डॉलर है, समझ लो ये $1 अगर मैं खरीदने जा रही हूँ तो वो डॉलर कितना मुझे कितने का पड़ेगा, 60 रुपए मुझको देने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल, अभी 73 देना पड़ेगा। बच्चों जैसे समझा रही हूँ मैं। So rise in the exchange rate for India means that the value of Indian currency has declined. मैंने तो बताया ही ना, 73 की जगह पे अगर 75 हो जाएगा तो क्या होगा, इंडियन करेंसी की वैल्यू और ज्यादा कम होती जाएगी in the international market. So for now, more Indian rupee will have to be paid to buy 1 unit. पहले 60 रुपए देती थी, अभी 70 रुपए या 73 रुपीस में पे कर रही हूँ, तो इंडियन करेंसी का तो वैल्यू डाउन ही हुआ ना। So it implies that the foreign currency become expensive and hence value of India rupee falls. So initially, if US dollar is $1 equals to 60 or exchange rate rises for India, अगर exchange rate बढ़ जाता है $1 equals to 65 हो जाता है, तो say for example, जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया कि भाई मार्कर में 20 रुपए दे रही थी, अभी 25 रुपए दे रही हूँ। सेम एज इट इज US डॉलर खरीदने के लिए पहले मैं 60 रुपए दे रही थी, भाई मुझे ना सामने वाली कंट्री का करेंसी का डॉलर चाहिए, तो मैं डॉलर खरीदने के लिए पहले 60 रुपए पे कर रही थी, अभी मैं 65 रुपीज पे करूंगी, और अभी करंटली तो कितना चल रहा है 73 मुझे पे करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जेब में पैसे भी है, अब अनफॉर्चुनेटली बोलूं या फॉर्चुनेटली बोलूं, तो ऐसे एग्जाम्पल देने में मजा आ रहा है मेरे को फीलिंग आ रही है अच्छी खासी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स फॉर इंडिया द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी राइजेस। अब अगर $1 50 रुपए हो गया तो हमारी इंडियन वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले मैं 60 दे रही थी, अब मैं सिर्फ 50 रुपए दूंगी $1 खरीदने के। So, however, in the actual analysis of rise or a fall in the value of currency, the time gap between the rise or a fall in value of currency, prices of goods in the various countries, etc., are taken into consideration. तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, खरीदने की ताकत कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, तो वहां पे यूएसए में किस तरीके से परचेजिंग पावर है, इंडिया में किस तरीके से परचेजिंग पावर है, तो वो हम लोग टर्म करते हैं, हम लोग देखते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट ऐसे किया जाता है और डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। So sometimes exchange rate change owing to the open market forces. Open market forces मतलब according to the demand and supply. और sometimes अगर बहुत हद से बाहर निकल जाती है ऐसी चीजें तो गवर्नमेंट बीच में आती ही है। So sometimes government of a country may alter the exchange rate to impact the imports and exports. So if the exchange rate rises for India, Indian rupee value falls, and demand for the imports by India tends to decline and India's exports tends to rise. एक US डॉलर 80 रुपए हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया क्या करेगी, एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी, इंपोर्ट क्या करेगी, कम कर देगी, क्योंकि महंगा पड़ेगा ना इंपोर्ट तो। और अगर एक US डॉलर 50 रुपए हो गया, ऐसा सोचो, तो सस्ता पड़ रहा है, तो इंडिया क्या करेगी, इंपोर्ट ज्यादा करेगी, एक्सपोर्ट्स कम करेगी, एक्सपोर्ट्स करेगी तो नुकसान में जाएगी इंडिया। So when the price of $1 rises from 60 to 65, an Indian importer has to pay 65 now instead of earlier 60 rupees to import a commodity worth $1. Hence import tends to the fall. पहले 60 देना पड़ता था, अभी 65 देना पड़ता है, तो सीधी सी बात है, मैं महंगा क्यों खरीदूंगी, दिमाग मेरे में भी है, तो इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर एक US डॉलर 60 रुपए की जगह पे 50 रुपए हो गया, तो ठीक है ना, मैं खरीदूंगी, लाओ भी लाओ, वही डिमांड सप्लाई वाली थियरी चल रही है यहाँ पे, वैसा ही चलता है। So when earlier by spending $1, a foreign trader could purchase goods worth ₹60 earlier, while
Now he or she can buy goods worth ₹65, hence exports for India tends to the rise. अभी अगर मैंने जैसे बताया आपको 73 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट्स करने की कोशिश करेगा क्योंकि फायदे में जाएगा इंडिया। अगर एक्सपोर्ट्स करेगा तो फॉरेन रिजर्व्स सामने से आएंगे भी इंडिया के पास, उसकी कीमत अच्छी है ना, इंडिया को अच्छा फॉरेन रिजर्व्स मिलेगा। इंपोर्ट करेगा तो नुकसान में जाएगा। So the reverse happens when the exchange rate for India falls. So ये बस सिचुएशन बताई है, एकदम बच्चों जैसी। एक्सचेंज रेट के अंदर देखा नहीं कितना पानी सा बताया है एक्सचेंज।